नमस्कार। निर्देशन के बाद आज हम चर्चा करेंगे परामर्श की। तो परामर्श क्या है, कैसे ये निर्देशन से भिन्न है और इसके क्या प्रमुख तरीके हैं, कितने प्रकार हैं और कैसे परामर्श दिया जाता है। जैसे कि हमने निर्देशन के अंतर्गत देखा कि जब हम कहते हैं किसी को हम कुछ बता रहे हैं या हम उसको कुछ सलाह दे रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, तो ये निर्देशन होता है। लेकिन निर्देशन एक बहुत ही व्यापक आपका टर्म था और शिक्षण का अभिन्न अंग था। हमने लास्ट वीडियो में इसकी चर्चा की, लेकिन उससे और ज़्यादा डिफरेंट एक चीज़ है, ठीक है, वह है आपका परामर्श। ठीक, परामर्श क्या है? आप किसी व्यक्तिगत मतलब किसी व्यक्ति से, स्टूडेंट हो, आपका क्लाइंट हो, आप कह सकते हैं कि आपका मतलब पेशेंट हो, उसकी व्यक्तिगत समस्या को महसूस करते हैं, उसको सही सलाह देते हैं। ठीक है, उसको रिजल्ट के लिए नहीं, समाधान के लिए नहीं, उसकी भावनाओं को संतुलित करने के लिए आप उससे चर्चा करते हैं, उसको सहज महसूस कराते हैं। मतलब एक आप कह सकते हैं ना, डायग्नोस्टिक वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। किसी चीज़ के निदान के लिए, उपचार के लिए क्या करते हैं आप? परामर्श देते हैं। ये एक ऐसा टर्म है जो अभी एक मतलब बहुत सारे काउंसलर आपने देखे होंगे, अब एक व्यवसाय बनता जा रहा है कि अगर कोई साइकोलॉजी से पीजी है प्लस डिप्लोमा है काउंसलिंग में, गाइडेंस में, तो वो कर सकता है। बट बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब आप मान सकते हैं, और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक पेरेंट्स की और एक टीचर की। तो हम चर्चा करेंगे ये क्या है और किस प्रकार से इसको किया जाता है। अगर अर्थ की बात करें तो पहले तो जैसा कि निर्देशन में देखा कि ये सामूहिक रूप से भी होता है और व्यक्तिगत भी किसी को आप डायरेक्शन हाँ बता सकते हैं आपको ऐसे करना है। लेकिन परामर्श आपका व्यक्तिगत होता है, गहन होता है। ठीक है, अगर रॉबिन्सन की डिफिनीशन को देखें तो इन्होंने माना है कि एक को दूसरे के साथ बेहतर समायोजन में सहायता करना परामर्श कहा जाता है। आपको देखना है यहाँ पे किस प्रकार से आप एडजस्टमेंट करते हैं, समायोजन करते हैं, किसी सामने वाले को मतलब ये फील कराते हैं कि वो सिक्योर है, उसकी चीज़ें मतलब प्योर है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। तो वहाँ पे स्वीकृत का सिद्धांत आता है, गोपनीयता का सिद्धांत होता है, समानुभूति मतलब जैसा आप अनुभव करते हैं वैसा भी हम भी अनुभव करते हैं, आपका गैर निर्णयात्मक का भी सिद्धांत आता है। आपको यहाँ जज नहीं करना है उसको, जैसे निर्देशन में आपको सही डायरेक्शन में ले जाना है, बट यहाँ पे पहले आपको यहाँ पे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है और करते हुए जो सही डिसीजन है वहाँ तक उसको स्वयं ले आना है। इसके अलावा लोकतांत्रिकता का भी इसमें सिद्धांत और प्रामाणिकता का भी सिद्धांत है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि वो गलत ही सोच रहा है, आप उसी डायरेक्शन में आप उसको ले जाओ और आपने बोला आपने उसकी काउंसलिंग करी, आपको उसको उसकी प्रॉब्लम को समझना है, सुधार के लिए प्रयास करना है और उसको सही मार्ग पर भी लाना है। तो ये बहुत ही बड़ा व्यापक आपका कार्य है। कह सकते हैं कि जैसा कि निर्देशन और परामर्श बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। आप दो सर्कल बनाइए और वो एक दूसरे से ओवरलैप करता है, जैसे मतलब यहाँ पे। ठीक है, तो बीच का जो पोर्शन है आपके दोनों में सेम है और जो बाकी जो पोर्शन है वो वेन डायग्राम जैसे आप बनाते हैं, तो वो दोनों कुछ कुछ इसमें अलग है, कुछ उसमें अलग है। ठीक है, पर दोनों ही शिक्षण का महत्वपूर्ण अंग है। अब हम चर्चा करेंगे कितने प्रकार का होता है। तो बहुत सारे प्रकार है इसके, लेकिन मुख्य 3 प्रकार जो बात करी गई, निर्देशात्मक, अनिर्देशात्मक और संग्रही या समन्वित। ठीक है, इसके अलावा भी बात की गई है विवाह या पारिवारिक आपका जो परामर्श होता है, करियर परामर्श होता है, पुनर्वास परामर्श होता है और संकटग्रस्त आपका जो कोई विशेष परिस्थिति है उसके लिए जो परामर्श होता है उसके लिए। लेकिन ये जो 3 है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं पहले की। पहला है आपका निर्देशात्मक परामर्श। तो निर्देशात्मक देखिए, अब निर्देशन भी आ रहा है इसमें, ध्यान दीजिएगा जो चीज़ मैंने कही। निर्देशात्मक परामर्श में कौन इंपॉर्टेंट होता है? जो परामर्श दाता होता है, क्योंकि गाइड जो निर्देश देता है उसमें जैसे वो इम्पॉर्टेंट होता है, वैसे निर्देशात्मक परामर्श में इसमें परामर्शदाता आपका इम्पॉर्टेंट होता है। जिन मनोवैज्ञानिक का इसमें नाम आता है उनका नाम है विलियमसन। ठीक है, इन्होंने स्टेप्स कौन से दिए? ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, जो परिस्थिति है उसका विश्लेषण करेंगे, मतलब उसको टुकड़ों में तोड़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे।
फिर उस सबका संश्लेषण करेंगे, फिर इकट्ठे समग्र रूप से सोचेंगे, फिर निदान करेंगे, मतलब डायग्नोस करेंगे, जो समस्या है उसकी पहचान करेंगे, फिर पूर्वानुमान लगाएंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं, फिर हम उसको परामर्श देंगे और अनुवर्तन, फिर फॉलो अप होगा, फिर उसको मतलब कह सकते हैं कि वो अपने ऊपर लागू कर सकता है। तो ये निर्देशात्मक है। लेकिन इसकी कमी ये है कि इसमें इम्पोर्टेंट कौन है, मतलब परामर्श देने वाला। दूसरा जो आपका तरीका है अनिर्देशात्मक परामर्श, ये कार्ल रोजर्स का इसमें नाम आता है। इसमें कौन इम्पोर्टेंट होता है, जो निर्देशन ग्राही, परामर्श ग्राही, मतलब जिसको परामर्श दिया जा रहा है। इसमें क्या होता है, इसके स्टेप्स थोड़े थोड़े डिफरेंस है, बस आपको समझना है। पहले सहायता हेतु आगमन, ठीक है। फिर क्या होता है, परामर्श स्थिति की व्याख्या, जो परिस्थिति है उसकी व्याख्या। फिर क्या होता है, भावना की स्वतंत्र अभिव्यक्ति, पूरी फ्रीडम, क्योंकि इम्पोर्टेंट वो आप हर तरह से अपना सही गलत सब कुछ आप बताते हो। फिर स्वीकृति व स्पष्टीकरण, जो चीज़ सही है उसकी स्वीकृति करेंगे, जो नहीं सही है वो आप उस हिसाब से अपने मतलब आगे की रणनीति बनाएंगे और स्पष्टीकरण करेंगे कि परिस्थिति क्या है वास्तव में। फिर आत्म परिवर्तन मूल्यांकन, उसमें क्या होता है कि किस प्रकार से उसको मतलब सही दिशा देना है हमको, उस हिसाब से आत्म परिवर्तन मूल्यांकन करते हैं। और फिर अनुवर्ती क्रिया मतलब फॉलोअप होता है। तो इसमें यही अंतर है, अगर आप ध्यान से देखें तो विश्लेषण, संश्लेषण, निदान, पूर्वानुमान, अनुवर्तन, मतलब परामर्श, अनुवर्तन, इसमें इंपॉर्टेंट कौन है, जो दे रहा है। लेकिन इसमें देखिए आप, इसमें परामर्श जो आपका सहायता है तो आगमन है, किस प्रकार से कर रहा है, किस प्रकार से आ रहा है, किस प्रकार से चीज़ें हो, मतलब आगमन मतलब पहले उदाहरण बाद में आपका मेन सिद्धांत। तो आपको पूरी भूमिका यहाँ पर देखनी पड़ती है। फिर परामर्श परिस्थिति की व्याख्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भावना की स्वतंत्र अभिव्यक्ति, इसी से यहाँ पे जो परामर्श लेने वाला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर स्वीकृति स्पष्टीकरण, फिर आत्म परिवर्तन मूल्यांकन, फिर अनुवर्ती आपकी क्रिया, ठीक है। अब जो तीसरा तरीका है वह है आपका संग्रही या समन्वित परामर्श। ये थॉर्न जो महोदय है उनका नाम इसमें आता है। उन्होंने जो स्टेप बताया, इसमें क्या है कि इसमें इन दोनों का मिक्सचर, ब्लेंडेड कह सकते हैं आप इसको। यहाँ पे जरूरतों का निदान पहला स्टेप है। दूसरा है परामर्श तकनीकी का चयन, ये करेंगे कि ये करेंगे, ठीक है, जैसा होगा। फिर परामर्श कार्यक्रम का नियोजन, प्लानिंग करेंगे। फिर परामर्श क्रियान्वयन करेंगे। फिर आत्म परिवर्तन मूल्यांकन, जो इसमें स्टेप था वो भी करेंगे। फिर अनुवर्ती क्रिया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें इन तीनों में सेम है, मतलब चीज़ तो एक ही, परामर्श देना किस विधि से देना है। आप इम्पॉर्टेंट, आप अपने को ज़्यादा वो करते हो या सामने वाले को ज़्यादा महत्व देते हो, या आप जिस प्रकार की परिस्थिति है उसको करते हो, ठीक है। अब इसमें जो चीज़ आती है, ऐसे इसमें और स्टेप बताए हैं। 3 स्टेज जो सिद्धांत है वो आपका एगन और खफ है, उनका सिद्धांत है। इसमें 3 स्टेप होते हैं बस, लेकिन उसका भी व्यापक आपका टर्म होता है। पहला है वर्तमान स्थिति, जो अभी की स्थिति है। फिर संभावनाएं, सेकंड स्टेज है, जो संभावनाएं बनती है। और फिर रणनीति, कैसे इससे पार उतरा जाए। तो यहाँ पे ये 3 स्टेप में इन्होंने बताया। एक एगन ने एक सिद्धांत दिया है आपका सोलर का सिद्धांत। ये है कि मतलब किसी को परामर्श देने से पहले क्या आपका हाव भाव होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे वो सहज नहीं होगा तो अपनी चीज़ों को अभिव्यक्ति नहीं करेगा। तो आपका पहला एस है जो स्क्वायरली, मतलब आपको बैठने की स्थिति किस प्रकार की है, कैसे आप हैं। फिर ओ फॉर ओपन पोस्चर, मतलब फिर भी वही आपका हाव भाव, मतलब आपका करंट, जैसे आप उनका स्वागत करिए आ रहे हैं, या मतलब किस प्रकार से आप करते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। फिर आपका एल फॉर लीन, फिर ई फॉर आई कांटेक्ट और आर फॉर रिलैक्स्ड। मतलब आपके ये जो सिद्धांत है, ये एक जो आपका कह सकते हैं आपके सामने जिसको उस परामर्श की आवश्यकता है उसको कंफर्टेबल करने के लिए, सहज करने के लिए, एकदम मतलब वो खुल के अपनी चीज़ों को बता सके। हम जब उसकी समस्याओं को
पूरी जड़ तक पकड़ सकें, इसलिए आपको आपके हाव भाव और इन चीज़ों का भी यहाँ पर ध्यान देना है। तो परामर्श बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। और आपका आपने देखा होगा, मानसिक रूप से अगर कोई परेशान है, डिप्रेशन में है, तो काउंसलर के पास आता है। विवाह से संबंधित कोई प्रॉब्लम है जाता है, परिवार से संबंधित होती है, शिक्षा से संबंधित होती है, तो बहुत प्रकार की काउंसलिंग। और बहुत ही अभी अभी जिस प्रकार से सबका मेंटल लेवल चल रहा है, जो मानसिक स्वास्थ्य जिस सबका दिक्कत कर रहा है, या कह सकते हैं कि जिस प्रकार से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, गलत निर्णय ले रहे हैं, विवेक नहीं हो रहा, मतलब सही विवेक नहीं हो पा रहा है कि मतलब सही कौन सा है, गलत कौन सा है, रास्ता नहीं अपना पा रहे, तो उसके लिए काउंसलर की ज़रूरत होती है। तो अगर आप इन चीज़ों को ध्यान देंगे तो आप एक सही काउंसलर बनने की दिशा में अग्रसर होंगे। क्योंकि सबसे अच्छा काउंसलर जो माना जाता है वो एक टीचर होता है। क्योंकि हम इतने प्योर नहीं हो पाते कि एकदम निष्पक्ष रूप से किसी को काउंसलिंग दे पाए, लेकिन एक टीचर है जिसके लिए क्लास के सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, और वो सबके हित में, सबकी भावनाओं से जुड़ के उनको दिशा निर्देशन कर सकता है। तो ये हमारा जो टॉपिक था, ये परामर्श निर्देशन से संबंधित ही है, और दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन इसमें जो डिफरेंस है आज हमने उसकी चर्चा की। धन्यवाद।